सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वंस अगेन वेलकम टू दुनिया बोल है। कैसे हैं तलहा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। उम्मीद करते हैं कि वो सब भी हमें देख रहे हैं खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। और यकीनन कोरोना बढ़ रहा है और फिटनेस रिजीम्स बढ़ रही हैं। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं और बहुत सारे लोग योगा भी कर रहे हैं। और वर्दा बहुत बड़ी योगा फैन है। मैं योगा फैन हूँ, योगा करती भी हूँ, मैं योगा पे बिलीव भी रखती हूँ। तलहा, आप तो जिम करते हैं राइट? आपने कभी योगा करने की कोशिश की है? मैंने जिम के अलावा अपनी लाइफ में स्क्वॉश, टेनिस, स्विमिंग, हर किस्म का स्पोर्ट खेला है। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन एन एथलीट सिंस आई वाज अ किड। और योगा स्ट्रेचिंग इज अमेजिंग एंड आई नो इट हैज ग्रेट रिजल्ट्स। लेकिन आप मुझे मजीद बताइए योगा के रिजल्ट्स के बारे में। इसलिए आप इतने फिट हैं, माशाल्लाह। क्या बात है, होना चाहिए। एथलीट जो है दिखते हैं, लगता है कि भाई आप, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि इस एज में भी फिट है बिकॉज आप इतने बड़े। हाँ, मर्दों की उम्र का मजाक उड़ाओ, औरतें अपनी उम्रें नहीं बताएंगी, अल्लाह रहम फरमाए। और देखिए, मर्दों से उनकी सैलरी और औरतों से उनकी एज नहीं पूछनी चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि आज है 21 जून और 21 जून को वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है। योगा एक ऐसी साइंस है जो सदाबहार है और सदाबहार रहेगी। कहते हैं कि अगर आपको जवान रहना है, खूबसूरत रहना है तो योगा करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिस्मानी ही नहीं बल्कि जहनी सेहत का भी जामिन है। आजकल हम जिस तरह के माहौल में रहते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज़ हों या फिर आपके फैमिली इश्यूज़ हों या फिर आपके जो भी XYZ इर्द गिर्द छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई का टेंशन हो, तो हम लोग स्ट्रेस एंजाइटी में मुब्तला हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तलहा, तो योगा आपका सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है स्ट्रेस रिलीज़ करने में। आपको फेस पे ग्लो चाहिए, योगा कीजिए। आपको इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, योगा कीजिए। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है, बाउल मूवमेंट की प्रॉब्लम है, आप योगा कीजिए। प्रोग्राम शुरू होने से पहले मुझे कह रही थी कि आपको बाल चाहिए तो योगा कीजिए। हाँ, वाकई अगर आपके बाल गिरते हैं, बहुत ज़्यादा हेयरफॉल है, तो आप योगा थेरेपी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, योगा इज लॉन्ग, लेकिन डेली बेसिस पे आपको करना चाहिए। और योगा से वेट लॉस होता है अगर आप सही तरीके से उसके पोस्चर्स करें। लेकिन आप किसी इंस्ट्रक्टर के साथ कीजिए, खुद से घर में यूट्यूब देख के ना कीजिए, क्योंकि इस बात की मैं खुद गवाह हूं कि योगा से वेट लूज होता है। आई एग्री, नॉट जस्ट वेट। आपने जितनी बातें कही बिल्कुल सही की, मैं आपको सेकंड करूंगा क्योंकि यकीनन मेरे भी अंकल हैं, वो काफी बड़ी उम्र के हैं, 80 साल के करीब हैं, लेकिन फिर भी बड़े जवान रहते हैं। फतेहुल्लाह कुंडी उनका नाम है और वो योगा करते हैं। और योगा की वजह से न सिर्फ उनका वेट कंट्रोल रहता है, ही इज ऑलवेज इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड। हेल्दी माइंड से ही हेल्दी बॉडी आती है। और आज बड़ा हमने स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए किया हुआ लाइनअप, और हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी को भी, हीरो पाकिस्तानी से भी आपको मिलवाएंगे और भी बहुत सारे इश्यूज डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। बड़ी खबर में मुल्तान के डॉक्टर मियां बीवी ने एक जान बचाई। अब उनकी वायरल वीडियो ढेरों जाने बचाएगी। मिलतर झील वाकये के बाद CPR ट्रेनिंग को निसाब का लाजमी हिस्सा बनाने का फैसला। कोई मुकाबिल नहीं दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक। सलमान नौमान ने शोहरत की दौड़ में सबको पीछे छोड़ दिया। यूट्यूब पर 6 मिलियन सब्सक्राइब हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। रिकॉर्ड के शहंशाह राशिद नसीम का एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा बार ननचक्स ट्रायंगल स्टेप करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। सबसे ज्यादा आलमी रिकॉर्ड बनाने वाले मार्शल आर्टिस्ट भी बन गए। और वालिद क्रिकेटर, बेटा सिंगर, लेजेंडरी लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद के बेटे ने अपनी राह चुन ली। गजल मुश्ताक के कलाम की हर सू धूम। हमेशा ये सुना था और ये हमेशा से हमारी सोसाइटी में कहा जाता है कि डॉक्टर बनना इज अ नोबल प्रोफेशन। बहुत बड़ा ये एक जिम्मेदारी होती है और बहुत बड़ी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ऐसे ही हमने देखा पाकिस्तानी डॉक्टर्स पूरी दुनिया में पाकिस्तान का परचम बुलंद करते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। हमने देखा कि डॉक्टर्स का ब्रेन ड्रेन भी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान से। लेकिन एट द सेम टाइम आपको बताएं जो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, दैट वाज अमेजिंग। नलतर झील पर पेश आया जो वाकया जिसने पूरी कौम को हिला के रख दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया कि किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं और कितने अच्छे हैं हमारे डॉक्टर्स, और हम क्या उनको उतना खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करते हैं या नहीं। बिल्कुल तलहा, और कहते हैं ना कि अक्सर हादसात बहुत कुछ बदल देते हैं। ऐसा ही एक हादसा हुआ नलतर झील पे, जो हम सब ने देखा कि किस तरह से एक डॉक्टर कुर्रतुल ऐन, वो खुद वहाँ पे सयाहत के लिए आई हुई थी, किस तरह से उन्होंने जान बचाई और फिर किस तरह इस हादसे के जरिए इतनी बड़ी तब्दीली आई पाकिस्तान में और इंशाअल्लाह आएगी कि
पूरे पाकिस्तान में सीपीआर ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंट करार दे दिया, Syllabus कोर्स का का हिस्सा बना दिया है। Amazing. तो आप देखिए, और जो लोग मजीद सीपीआर ट्रेनिंग लेंगे वो और कितनी सैकड़ों ढेरों जाने बचा सकते हैं। जी हाँ। और इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुर्रतुल ऐन और उनके हस्बैंड इसरार साहब। उनसे ये बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या हुआ हादसा है, किस तरह से पेश आया। जी इसरार साहब, अस्सलाम वालेकुम। और ये बताइएगा कि जब आप लोग खुद वहाँ मौजूद थे और बेशक आप अल्लाह ताला ने आपको एक फरिश्ता बना के भेजा उस बच्चे की मदद करने के लिए, तो आप लोग खुद सैर करने के लिए गए थे और जब ये वाकया पेश आया तो आप लोग बच्चे से कितनी दूर थे, और जब बच्चे के पास पहुंचे तो क्या वो सांस ले रहा था, उस बच्चे की हालत क्या थी? अच्छा, सबसे पहले आपको बताएं कि हम बच्चों को छुट्टियों पर लेकर जा रहे थे और हमारी जो मंजिल थी वो शुगरान थी, लेकिन हमने नहीं सोचा था कि हमें वहाँ जाना है। तो हमारे दोस्त हैं कैसर अब्बास साबिर, वो राइटर हैं और वो सफ़र नामा निगार हैं। उनके साथ जब मेरा रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा जी मैं एक नई जगह पर जा रहा हूँ, नलतर वादी है, वहाँ पर मुझे उसके ऊपर बुक लिखनी है। तो फिर हमारा भी इंटरेस्ट पड़ा तो हमने कहा जी हम भी वहीं चलते हैं। तो हम फिर उनके साथ हो लिए और जब वहाँ पर पहुँचे हुंजा से तो तकरीबन 14-15 हज़ार फीट की बुलंदी पर ये जगह है, ऑफ रोड जगह है जी। वहाँ पर जीप का ट्रैवल होता है और उस पर हम सफ़र करके गए। ऊपर सतरंगी झील थी, सतरंगी झील का विजिट किया। उसके बाद हम जब दूसरी झील की जानिब जा रहे थे, वो ब्लू लेक थी, तो रास्ते में हमारी जो 2 अदद जीपें थी उन पे हम सवार थे। तो हमें शोरगुल की आवाज़ सुनाई दी, लोग जो हैं वो चीखो पुकार कर रहे थे, उनमें बच्चियां भी थीं और मकामी लोग भी मौजूद थे। तो हमने वहाँ पर हमारे ड्राइवर ने जीप रोकी, मैं जीप में आगे बैठा था। तो हम उतरे, कैसे साहब उठे, हमने देखा कि नदी में से एक लड़के को निकाला है मकामी लोगों ने और उसके ऊपर बैन कर रहे हैं और मातम कर रहे हैं कि ये मर गया है। तो हमने उनसे कहा कि आप एक दफ़ा इसको ऊपर लेकर आएं, हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं तो हम हो सकता है आपकी मदद कर सके। खैर इतने में वो उन्होंने हमारी बात मानी और उस बच्चे को ऊपर ले आए, क्योंकि नदी काफ़ी नीचे थी और हमारा उतरना काफ़ी मुश्किल था। सही। सो उन्होंने वो पहाड़ी लोग थे, उन्होंने बच्चों को ऊपर ले आए और डॉक्टर साहब को हमने कहा कि जीप में बैठी थी कि आपकी हमें मदद की ज़रूरत है तो आप आ जाएं। डॉक्टर साहब नीचे आई और उसके बाद उन्होंने एग्जामिन किया, देखा पेशेंट को और उसके बाद जो कुछ हुआ वो में देखा। राइट, डॉक्टर कुर्रतुल ऐन साहिबा और इसरार साहब, मैं आप दोनों को सलाम पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। यकीनन जो जज्बा आपके अंदर है, अगर वो हर पाकिस्तानी के अंदर आ जाए, पाकिस्तान का नक्शा ही बदल जाए, हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँ। यकीनन वी सैल्यूट यू सर। ये बताइए, हाउ इम्पोर्टेंट इज सीपीआर? सीपीआर की इंपॉर्टेंस के बारे में बताइए, सीपीआर क्या होता है और अब सिलेबस का हिस्सा बन गया, ये बड़ी अच्छी खबर है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? जी ऐसा था कि इस पूरे प्रोसेस को सीपीआर कहते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, इसका एक एब्रिविएशन है सीपीआर। इसमें आप अपने कंप्रेशंस देते हैं, आप चेस्ट वॉल के ऊपर हार्ट को एक्टिवेट करने के लिए लंग्स को पुश करते हैं और साथ में फिर आप ब्रीदिंग देते हैं, माउथ टू माउथ ब्रीथ दे रहे हैं या आप एम्बूबैग के जरिए से दे रहे हैं। वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं और पास कुछ ऐसे स्पेसेस होते हैं जो आप माउथ में रख के उससे ब्रीदिंग को आप कंटिन्यू करते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे टूल्स नहीं थे तो डेफिनेटली हमें डायरेक्ट माउथ टू माउथ ब्रीथ देना था और मैं कंप्रेशंस को जो है वो फॉलो कर रही थी। तो दैट टेक्निक इज कॉल्ड सीपीआर। इसमें इस बच्चे के हवाले से तो ये था कि जब मैंने ये बच्चा रिसीव किया, मैंने इसके वाइटल्स देखे तो वाइटल्स नहीं थे, पल्स नहीं थी, ब्रीदिंग नहीं थी, आईज अप रोल थी, बच्चा जो है वो बिल्कुल साइनोज था, ब्लू था बच्चा और क्लैंच इसके टीथ थे, मुंह से झाग निकली हुई थी, तो लग रहा था जैसे एक बेजान सी चीज़ है। लेकिन विद इन सेकेंड्स आई हैव डिसाइडेड कि मैं इसको सीपीआर करूं और मैंने अपने हस्बैंड से यही कहा कि मैं हार्ट पर कंप्रेशंस दूंगी, जब मैं आपको कहूँगी ब्रीथ इन करें तो फिर आपने इसको ब्रीथ देना है, आपने माउथ टू माउथ ब्रीथ को कंटिन्यू करना है। तो इसमें 3 से 4 मिनट तक तो बच्चे का कोई रिस्पॉन्स नहीं था और वो बिल्कुल जैसे बेजान सी चीज़ है, बिल्कुल इस तरह से वो पड़ा हुआ था। लेकिन एक दफ़ा इन्होंने ऐसा डीप ब्रीथ दिया कि मुझे लगा कि इसके लंग्स में एक्सपेंशन हुई है और मेरी उम्मीद बंदी और उसके साथ मैंने सीपीआर को कंटिन्यू रखा। इनको भी मैंने बताया कि आप ना इसी तरह से, मैं कंप्रेशंस दे रही हूँ, आप ऐसे करते रहे। ये उसको फॉलो करते रहे और कुछ देर के बाद पहले बच्चे की फ्लिकरिंग हुई, मूवमेंट हुई, फिंगर्स में आइज जो स्टैटिक थी वो मूव हुई, उसके बाद थोड़ा सा इरिटेबल हुआ और विद इन 5 to 6 मिनट्स में वो कॉन्शियस हो गया था।
और कुछ देर उसको और लगे, यानी आप इसको 2-3 मिनट और कह दें कि उसको उठ के बैठने में और चीज़ों को करने में, यहाँ तक कि हमने उसको सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जैसे कि आपने ही बताया, हम पीछे वीडियो में आवाज़ें भी सुन रहे थे, शोर की आवाज़ें आ रही थी, घर वालों के लिए बच्चा मर चुका था और 5 मिनट से ज़्यादा हो गए थे, तो जब उसकी सांस आई तो आपको कैसा फील हुआ और आसपास लोगों का, घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था? देखिए, लैंग्वेज बैरियर जरूर था। उनके जो लैंग्वेज थी वो हम समझ नहीं पा रहे थे, हमारी लैंग्वेज उनको पता नहीं चल रही थी, लेकिन डेफिनेटली जो उस वक्त हो रहा था, जो मैं काम कर रही थी, मेरे हस्बैंड कर रहे थे, वो उनको नजर आ रहा था कि ये हमारे बच्चे को सर्वाइव रखने के लिए कुछ ना कुछ कर रही हैं। तो जब वो उठा तो जाहिर सी बात है, वो उनको यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा हो गया है। बच्चियां चीख रही थी, चिल्ला रही थी, वो एकदम से कूल एंड काम हो गई। उनका माँ जी थी एक, उनके हैंड ओवर जब हमने बच्चे को किया तो वो अपनी जुबान में कुछ कह रही थी, लेकिन वो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे सिर्फ ये एक्सप्रेशन से मैं यही जज कर पाई कि वो शुक्रिया अदा कर रही थी, और जो एक्सप्रेशन था वो हमें यही थे, और मैं उनको अपने ही तरीके से इशारों से समझाने की कोशिश कर रही थी कि अब इसके गीले कपड़े उतार के इसको वार्म कपड़े पहनाएं, इसको आग के पास ले जाएं, इसको वार्मनेस दें ताकि ये थोड़ा सा बेहतर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुरतुलैन और उनके हस्बैंड हमारे साथ है इसरार साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और यकीनन आप दोनों फिर आज तहसीन के हकदार हैं, क्योंकि जो आपने किरदार अदा किया हम सबको करना है और हम सबको मिलकर अपने मुल्क को उसी तरह बचाना है। और CPR वर्धा एक ऐसी ट्रेनिंग है जो मेरी नज़र में जितने भी आपके टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जहाँ ये झीलें हैं, ये नदियाँ हैं, ये आबशार हैं, जहाँ लोग जाते हैं, पानी में उतरने की ख्वाहिश रखते हैं, वहाँ के मकामी लोगों को लाजमी आनी चाहिए, ये ट्रीटमेंट आनी चाहिए। बिल्कुल, वहाँ के मकामी लोगों को भी और जो लोग ट्रैवल करते हैं उन लोगों को भी, जैसे कि इसको सिलेबस का हिस्सा बना दिया गया, जो कि बहुत ही अच्छी और बेहतरीन बात है। जब टूरिस्ट भी जाते हैं तलहा, तो उनके साथ भी कोई ना कोई खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हादसा हो सकता है, और आपको हम जानते हैं कि इस तरह के टूरिस्ट स्पॉट्स पे दूर दूर तक हमें कोई मेडिकल एड नहीं मिलती है, तो कुछ बेसिक आपको मेडिकल ट्रीटमेंट्स आने चाहिए जो इमरजेंसी में आप लोग अप्लाई कर सकें। जी आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं एक अमेजिंग टैलेंट की, जिनका नाम है राशिद नसीम, और ये रोशनियों के शहर कराची से ताल्लुक रखते हैं। राशिद नसीम ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। राशिद से आपकी मुलाकात करवाते हैं। राशिद, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दुनिया हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, दुनिया बोल है। कैसा लगता है राशिद, आप कितनी ट्रेनिंग करते हैं रोजाना, क्या टारगेट्स अपने आप को देते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्योंकि लग ये रहा है कि आप इंसान नहीं है, कोई मशीन है। नहीं जी, बिल्कुल मैंने बस अपने कुछ शेड्यूल जो है वो फिक्स किए हुए हैं ट्रेनिंग के, और मैं डेली जो है वो 5 बजे जो है वो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ, और ये रूटीन मेरी तकरीबन जब से मैंने रिकॉर्ड बनाए उस वक्त से ही ये डेली की रूटीन चल रही है। और मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जिसने डिफरेंट कैटेगरी के अंदर जो है वो 50 रिकॉर्ड कंप्लीट किए हैं पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा, और कोशिश कर रहा हूँ कि मजीद जो है वो अपने टारगेट्स को आगे बढ़ रहा हूं। और ट्रेनिंग लाजमी सी बात है कि किसी भी रिकॉर्ड को जब हम चूज करते हैं, जब हम डिसाइड करते हैं, तो उसकी चीज करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे जो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं अगर आपने देखे हैं तो सिर्फ एक ही किस्म के रिकॉर्ड नहीं है, अलग अलग और किस्म के जो है वो रिकॉर्ड है। कभी मैं ननचक्स के रिकॉर्ड बना रहा होता हूँ, और फिर ननचक्स में भी डिफरेंट रिकॉर्ड है, कभी ब्रेकिंग के रिकॉर्ड बना रहा हूँ। तो तमाम रिकॉर्ड्स के लिए मुझे नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है और नए सिरे से मेहनत करनी पड़ती है, और फिर उसके बाद जो है वो एक रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान के नाम होता है। सही राशिद साहब, जैसे कि आपने खुद बताया, हम सब जानते हैं कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स आपने अपने नाम करवाए हैं, और जिस स्पीड से आप ननचक जो है वो चलाते हैं उसकी तो बहुत स्टेमिना की ज़रूरत होती है, और हमने हमेशा एक हमारी इमेजिनेशन है या तसव्वुर करते हैं कि जो भी बहुत फिट होगा या स्टेमिना का ज़्यादा होगा उसकी बॉडी बहुत लीन होगी, लेकिन आपको देख के ऐसा लगता नहीं है कि आपकी बॉडी इतनी लीन है नहीं। तो क्या स्टेमिना ज़्यादा होने के लिए ज़रूरी है कि आपकी फिटनेस में लीन होना ज़रूरी? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल होना चाहिए, और मैं बेसिकली अपने बॉडी को जो है वो मेंटेन करता हूँ रिकॉर्ड्स के हिसाब से। तो जो जिस तरह का रिकॉर्ड होता है उस तरह की ट्रेनिंग होती है। अब मैंने 1 आवर के अंदर जो है एक घंटे के अंदर 5-5 किलो दोनों टांगों पे वजन बांधकर जो है मैंने 2253 किक्स का जो है वो रिकॉर्ड ब्रेक किया था। तो ये हमारे बहुत ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, वो भी 1000, 1200, 1300 किलो की नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं। मैंने 10 केजी वेट के साथ जो है वो ये रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो जब मैं ये रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा था तो मैंने थोड़ा सा अपने आप को ज्यादा फिट किया था, और
इस रिकॉर्ड को बनाने के अंदर जो है वो मैं कामयाब हो गया था। तो रिकॉर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर हम ननचक से रिकॉर्ड की बात करें, जैसे कि कार्ड निकालने वाले रिकॉर्ड की बात करें, तो उसके अंदर ज्यादा फोकस की जरूरत होती है, ज्यादा टेक्निकल माइंड होने की जरूरत है, ना कि ज्यादा फिट होने की। लेकिन जब मैंने ननचक का जो अभी ट्रायंगल स्टेप वाला रिकॉर्ड किया, तो इसके अंदर जो है वो आपके शोल्डर्स और आपकी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका स्टेमिना लेवल जो है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। फिर इस तरह मैंने एक पंच का रिकॉर्ड किया हुआ है। पंच इस कैटेगरी के दुनिया में सबसे ज्यादा आलमी रिकॉर्ड है मेरे पास। तो एक रिकॉर्ड है मैंने जिसमें 32,000 पंचेस किए हैं इन 1 आवर। तो उसके अंदर जब मैंने अपना स्टेमिना बनाया था, तो मेरे ख्याल में वो लाइफ का मेरा बेहतरीन जो है वो स्टेमिना था, और मैंने बहुत ज्यादा उस वक्त मेहनत की थी, क्योंकि 1 घंटे के अंदर उस वक्त का जो सबसे फिट मैन था जिसका नाम था पैडी डॉली। जी राशिद साहब, आप सवाल करना चाह रहे हैं? जी पहला कीजिए। राशिद साहब, अब देखिए मेरा जो पहला सवाल था ना, वो मुझे तो सच साबित होता हुआ नजर आ गया। आपके रिकॉर्ड्स 50 से ज्यादा आपके रिकॉर्ड्स हैं। 5 किलो एक टांग पर बांधकर उससे लाते मारना, 2200 से ऊपर 32,000 मुक्के मारना, पंचेस मारना, कोई आसान बात नहीं। तो मुझे तो यकीन हो गया कि आप मशीन है, खाना नहीं खाते हैं, 2-3 लीटर ऑयल पीते हैं और फिर आपकी मोटर चल पड़ती है। ये बताइए, घर में क्या और भी लोग रिकॉर्ड्स बनाने वाले हैं? अपनी फैमिली के बारे में बताइए। क्या बच्चे जो हैं, जो आपकी फैमिली है, वो भी सोचते हैं कि बड़े होकर मैं भी अब्बू की तरह रिकॉर्ड्स बनाऊंगा? अच्छा, वो पिछली वाली बात से रिलेट कर देता हूँ कि ऑयल तो खैर नहीं पीते। आपकी बेटी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है। डाइट का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। मेरी बेटी है माशाल्लाह से दुनिया की सबसे कम उम्र गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, फातिमा। उसने 2 मरतबा जो है वो इंडिया को शिकस्त दी है। इसके अलावा मेरे फादर हैं, वो पाकिस्तान के ओल्डेस्ट पर्सन है जिन्होंने 70 साल की उम्र में जो है वो 2 मरतबा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। और इंग्लैंड के एक बहुत ही यंग जो है वो एथलीट हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, उनको शिकस्त दी है। तो और इसके अलावा मेरे 10 शागिर्द हैं जो कि पाकिस्तान के लिए जो है वो इलेक्शन में कब खड़े हो रहे हैं राशिद साहब? जी, इलेक्शन में कब खड़े हो रहे हैं? इलेक्शन में अगर खड़ा हुआ और अगर जीत गया तो सबसे पहले पेट्रोल सस्ता कर दूंगा। राशिद साहब, मुझे ये बताइए कि आपकी माशाल्लाह पूरी फैमिली, जैसे आपने बताया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में जो है वो मास्टर है, तो क्या आप लोग क्या करते हैं कि हम जैसे सोचते हैं दूसरी चीजों के बारे में, आप सिर्फ फैमिली बैठ के ये सोचते हैं कि जी अब ये रिकॉर्ड कर लिया, दूसरा रिकॉर्ड अपने नाम करवाए, तुम ये वाला रिकॉर्ड बनाओ, वो ये वाला रिकॉर्ड बनाए? आप लोग इसी बारे में सोचते रहते हैं? खाना खाते हुए हाँ, काम कर, एक प्लेट में 4 रिकॉर्ड रख दे, उस प्लेट में 3 रिकॉर्ड, इस पे 2 रिकॉर्ड, अब खाना खाते हैं। डिस्कशन रिकॉर्ड तोड़ने पे होती है? जी बिल्कुल। मेरी बेटी के साथ तो अक्सर जो है माशाल्लाह से अब 9 साल की हो गई हैं, तो उनके साथ तो बहुत ज्यादा डिस्कशन चलती रहती है। लेकिन मेरे घर वाले मेरे बारे में जरूर ये कहते हैं कि यार ये सारा दिन जो है वो मार्शल आर्ट की वीडियोस ही देखता रहता है और इसके अलावा रिकॉर्ड ढूंढता रहता है। और उनको पहले से पता चल जाता है, लो जी अब एक नया रिकॉर्ड जो है वो बनने वाला है। और बाज मरतबा खासतौर पर वाइफ है, वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं और उनको ज्यादा टेंशन हो रही होती है कि यार अब ये इतना मुश्किल रिकॉर्ड इन्होंने सिलेक्ट कर लिया, अब इसकी ट्रेनिंग होगी, अब इसकी प्रैक्टिस ये करेंगे। माशाल्लाह, लेकिन माशाल्लाह। तो राशिद, हाँ बोलें। वक्त कम मुकाबला सकता है राशिद भाई, बहुत सारे इश्यूज आपसे डिस्कस करने हैं। मेरे ख्याल से अगर आप क्रिकेट खेलते तो ज्यादा बेहतर होता, आपको स्पॉन्सर मिल जाती, कोई जॉब मिल जाती किसी बैंक वगैरह में और आपको सपोर्ट मिलती है। आप ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, कोई सपोर्ट करेगा ही नहीं आपको, लोगों को मालूम ही नहीं है क्या बना रहे हैं। हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट है आपको? इतने सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम करवाए हैं आपने। और बहुत ही जबरदस्त सवाल किया, मैं छोटा जवाब देता हूँ। मैंने शुएब मोहम्मद जो हमारे लेजेंड क्रिकेटर हैं उनसे राब्ता किया था कि भाई मुझे क्रिकेट में कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बता दें, तो मैं क्रिकेट में कोई अग्रीड भाईजान। क्या जवाब क्या दिया फिर उन्होंने? तो उन्होंने कहा राशिद भाई आप अगर इसमें सीरियस हैं तो मैं आपके लिए हर टाइम हाजिर हूँ और मैं आपको अकेडमी बुला लेता हूँ और वहां पे जो आप कहेंगे, जिस तरह की ट्रेनिंग बोलेंगे, आपको क्रिकेट में इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड रिकॉर्ड हम बनवा देंगे। और बस आप बताएं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपने क्या सोचा है कि आप कौन सा क्रिकेट का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि मेरे मार्शल आर्ट के काफी रिकॉर्ड्स जो है वो लाइनअप हुए थे, तो मैंने इसको थोड़ा सा स्किप कर दिया। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस पर जो है ना थोड़ा सा सीरियसली सोच लिया जाए कि क्यों हमारे मुल्क में राशिद साहब टैलेंट को सपोर्ट नहीं किया जाता? क्यों सिर्फ क्रिकेट की तरफ देखा जाता है और किसी और खेल को तवज्जो नहीं दी जाती राशिद साहब? ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल सेट नहीं करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल सेट करें तो हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीजों के अंदर जो है वो आगे जा सकती हैं। सिर्फ मार्शल आर्ट नहीं, हमारी तमाम खेल जो है ना वो ज़बू हाली का शिकार है। अगर आप देखें बहुत ज्यादा नीचे चले गए हैं। वक्त के साथ साथ हमारे पास वर्ल्ड चैंपियन हैं, तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम जो है वो रोल मॉडल नहीं बनाते अपने एथलीट्स को। मैं अकेले तने तनहा जो है वो 78 जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका हूँ। मेरी एकेडमी 97 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है। और इवन हालत
कि गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा या गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट या कोई स्पॉन्सर भी जो है वो सामने नहीं आता है। खुद अपनी जेब से और अपनी मदद आपके तहत करना पड़ता है। मेरे शागिर्द हैं, उनको भी मैं अपनी जेब से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवा रहा होता हूँ। मेरे मतलब कि कितने ऐसे शागिर्द हैं जिनके पास फाइनेंस नहीं होता है और बड़ी मुश्किल से जो है वो रिकॉर्ड्स की ट्रेनिंग करते हैं और फिर उसके बाद उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, मैंने अपने 10 स्टूडेंट है जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट शामिल है जिनको मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनवाए हैं। तो ये हमारा मैं कहता हूँ कि ये हमारा सबसे जो है ना पाकिस्तान के अंदर टैलेंट है। पाकिस्तान की सरजमीन और पाकिस्तान की मिट्टी ऐसी है कि इसमें से टैलेंट जो है ना दिन ब दिन जो है वो थोड़े थोड़े दिन के बाद प्रोड्यूस होता रहता है। लेकिन हमारी जो पॉलिसीज है उसकी वजह से जो है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं राशिद साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं राशिद नसीम साहब के पाकिस्तान में टैलेंट बहुत, कदर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद नसीम साहब, हमारी दुआएं आपके साथ है। नाउमीदी कुफ्र ने, रब में यकीन है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाल्लाह जरूर अपने महबूब के वसीले आपकी तमाम तर मुश्किलात आसान करेगा और मुखय्यर हज़रात आगे आएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और हम जानते हैं दुनिया बोल है कि एक एंकर पाकिस्तान की बहुत बड़ी शेफ हैं और इनके यहाँ होने की वजह से हमें यह फायदा होता है कि जो दूसरे पाकिस्तान के बड़े बड़े शेफ हैं वो हमारे शो में आते हैं। और आजकल तो भाई शेफ की दुनिया में बड़े बड़े अवार्ड्स भी जीते जा रहे हैं और पाकिस्तानी दुनिया भर में हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। वर्दा, आप बताइए किस तरह रोशन हुआ हमारा नाम? बिल्कुल, जैसे कि हम बात करते हैं स्टार्ट में, हम भी हमारे यहाँ काबिल डॉक्टर्स हैं, हमारे यहाँ अनंत चौक के जो हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हैं, सब हमारे पास हमारे हीरोज़ हैं। और इसी तरीके से हमारे पास खाना पकाने की एक इंडस्ट्री, यानी कि हम कुलिनरी की अगर बात करें तो वो भी किसी से कम नहीं है। मैं खुद एक शेफ़ हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि जब मज़ीद और न्यू टैलेंट और न्यू शेफ्स कुलिनरी इंडस्ट्री में आगे आते हैं। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है कि इस तरह से आगे आया जाए। इनके पीछे भी प्रॉपर इनको ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो सही मायनों में ट्रेनिंग देते हैं। क्योंकि अक्सर हम ऐसा सुनते हैं, तला ये होता भी है कि इंटरनेशनल ट्रेनिंग बिल्कुल अलग होती है, लेकिन पाकिस्तान में उसकी इतनी वर्थ नहीं समझी जाती कि उस तरह से उनको ट्रेन नहीं किया जाता। लेकिन अब हमारे यहाँ भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे जाके अपने बच्चों को ट्रेन करके लेके जाते हैं और 4 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल्स जीत के आते हैं, यानी कि 10 मेडल्स तो पाकिस्तान की जेब में ही आते हैं। तो सोचें कितनी बड़ी बात है। और 3 मेरिट सर्टिफिकेशन भी जीती हैं उन्होंने। मैं बात कर रही हूँ इस वक्त, अभी आपको कुछ अर्से पहले याद होगा, अबू धाबी में वर्ल्ड शेफ एसोसिएशन की तरफ से एक कुकिंग कॉम्पिटिशन हुआ था कुलिनरी का। उसमें हमारे पाकिस्तानी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और 10 मेडल्स वो जीत के आए थे। मास्टर क्लास उस इंस्टीट्यूट का नाम है और मास्टर क्लास के उसामा अहमद जो सीईओ हैं और ये होल सोल सेटअप रन करते हैं, मास्टर क्लास के मास्टर, बिल्कुल, और अपने बच्चों को ट्रेन करने वाले और उसमें से मजीद मास्टर्स निकालने वाले कुलिनरी इंडस्ट्री के उसामा अहमद और उनके साथ बीनिश और सबीन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है दुनिया बोल है पे आके? आपने जो इंट्रोडक्शन दिया वो बहुत अच्छा लगा। आपका जो स्टाइल है इंट्रोडक्शन देने का, मेरा ख्याल है ये बहुत डिफरेंट है। थैंक यू सो वेरी मच उसामा। लेकिन जो आपने सामने खाना भी रख दिया है ना, अभी मुश्किल हो रहा है मेरे लिए बातें करना। मैं खाने को देखूं, खुशबू सूंघूं, आपको देखूं, आपके मेडल्स की बात करूं, यही कमाल है खाने का। आप जानते हो या ना जानते हो, खाना सबको मिला देता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अपने सफर के बारे में बताइए उसामा। मैं मास्टर क्लास पाकिस्तान का सीईओ हूँ। मास्टर क्लास को स्टार्ट हुए तकरीबन जो है वो अब 4था साल खत्म हुआ है, 5वां साल शुरू होता है। हमने बहुत टफ जर्नी देखी कोविड के सिचुएशन में। आपको पता है पूरी दुनिया जो है वो कोविड में बंद हो गई थी, मगर हमने अपना सफ़र जारी रखा, क्वालिटी स्टूडेंट डिलीवर करते रहे। तो आपको पता है कि कुलिनरी इंडस्ट्री जो है वो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है। अब हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता था, आपको पता है कुक है, इससे खाने पकाने वाला है। और फिर दूसरा ये कि हर बच्चे को डॉक्टर बनना है, हर बच्चे को इंजीनियर बनना है। पीपल डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। बट ओवर द टाइम अब हुआ ये कि पीपल आर लुकिंग फॉर स्किल्ड लेबर, स्किल्ड जॉब्स। क्योंकि अगर आपके पास अब जमाना है पर्सनलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन का, अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक लर्निंग है वो आपको दुनिया में आगे काम आएगी इन टर्म ऑफ इमिग्रेशन, इन टर्म ऑफ गुड जॉब्स। तो हमारे यहाँ कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा है कि हाथ में एक हुनर होना जरूरी है। हुनर आपका खुद का। पहले ये वर्ड चलता था कि अगर कोई कहे कि हमें कुलिनरी ज्वाइन करनी है तो क्या बावर्ची बनोगे? हकीकत ये है लंदन में सबसे ज्यादा प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और कारपेंटर कमाता है। जी, ये स्किल्ड लेबर। और इवन जर्मनी और जी जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, इनके जितने भी अब प्रोग्राम्स आ रहे हैं, मेरिट प्रोग्राम्स और जो इनके इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स आ रहे हैं, इसमें बाकायदा उनके हुनर की जो है सर्टिफिकेशंस के नंबर्स अलग हैं। तो हमारे पास जो बच्चे आना शुरू हुए हैं, अब हमारे पास एक जर्नी शुरू हो गई है पूरी उन लोगों की जो बच्चे कैरियर ओरिएंटेड होना शुरू हो गए कि हमें इसी में अपना कैरियर बनाना है। और
मतलब मैं थैंक्स कहूँगा मीडिया का खास तौर पे, क्योंकि आप चैनल्स वाले जो हैं वो हाईलाइट करते हैं, आप बताते हैं कि भाई दुनिया इस डायरेक्शन में जा रही है, आप इन डायरेक्शंस में काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो वर्ल्ड शेफ कांग्रेस जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो कि हर तरह की एसोसिएशन होती है हर शेफ्स की इस तरह, तो वो हर 2 साल में एक एनुअल कॉन्फ्रेंस करते हैं। और यूएई आपको पता है दुनिया का मतलब क्वालिटी फूड हेडक्वार्टर्स, और सबसे बड़ी बात दुनिया की सारी बड़ी प्रॉपर्टीज वहाँ है, दुनिया की सारा ब्रांड वहाँ है, हर चीज वहाँ, हर खाने का आइटम वहाँ है। और हम पाकिस्तान जो है वो 1-1.5 घंटे दूर दुनिया ही अलग है। तो जब यूएई में वहाँ पे एमिरेट्स कुलिनरी गिल्ड्स है जो कि वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स करवाता है फॉर यूएई, और पूरी दुनिया से जितने शेफ्स आए होते हैं उनके वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो हमने पिछले साल कोविड में हम गए, फर्स्ट टाइम हम गए तो हमारी लर्निंग थी, हमारे 6 मेडल्स थे टोटल। और जब हमने वहाँ पे काम देखा तो वहाँ पे जो लोग काम करने आ रहे थे उनके जो है क्या कहते हैं उनकी एक्सपर्टीज़ ही अलग है। कोई जुमेरा से आ रहा है, कोई हिल्टन से आ रहा है, कोई किसी प्रॉपर्टी से आ रहा है, 5-5, 6-6 साल काम किया हुआ है। और इंटरनेशनल अरीना है तो हर नेशनलिटी का बंदा होता है, डिफरेंट लेवल का उनका एक्सपोजर, डिफरेंट लेवल की वर्किंग होती है। फिर हम इस साल गए तो मैंने 3 ट्रेनर्स ऑन बोर्ड किए कि हमारे साथ एक शेफ मौजूद हैं जो हमारी ट्रेनर्स हैं, उसके साथ हमारे बच्चे भी, ट्रेनर भी मैं साथ लेकर आया क्योंकि ये पिछले दफ़ा इन्होंने मेडल्स लिए थे। तो जब हमने उनको ट्रेनिंग सिखाई ना हमने बोला भाई जो आपका एक्सपोजर है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि जो बंदा ट्रैवल करता है उसकी लर्निंग का अलग होता है और जो बंदा नॉन ट्रैवल है उसका अलग होता है, एक्सपीरियंस गेन करना वहाँ जाके। तो फिर इन्होंने बताया कि देखिए प्लेट के अंदर विजुअलाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, प्लेट की भी अपनी एक जर्नी है। हाँ, खाना बहुत बाद में हो गया, बाद में पहले दिखता है। हाँ, हमारे यहाँ पहले होता था भाई खाना प्लेट भर के बिरयानी रखी हुई है तो खाएंगे, पहले विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा अपने हाथ में इस प्लेट को उठाकर थोड़ी सी इसकी विजुअलाइजेशन का बताएं। मैं चाहूंगा कि जो बच्चों की खूबसूरत प्लेट जो आपने सजाई है वो बताएं और व्यूअर्स को दिखाएं और बताएं भी इसके बारे में किसने बनाई है ये प्लेट। प्लीज पिक इट अप ताकि कैमरा उसको प्रॉपर्ली थोड़ा सा देख सके। टेबल पे होता है तो थोड़ा सा नजर कम आएगा, आपके हाथ में होगा तो नजर अच्छा आएगा। थोड़ा सा कैमरा की तरफ से हम टिल्ट कर देंगे ताकि कैमरा उसको देख सके। इसके बारे में बताएं, अपने बारे में बताएं मुझे प्लीज, आपकी जिंदगी का सफर। मेरी ज़िंदगी का सफ़र मास्टर क्लास में आके तो बहुत ही सुपर हो गया। यहाँ पे हमारी जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। यहाँ पे जिस तरह से हमने ये प्लेटिंग की और सीखा ट्रेनिंग की, वो लाइक यही था कि पाकिस्तानी फूड को हम इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से हम उसको एक पूरे कंप्लीट प्लेट बना सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग हमारी थी कि हमें कैसे अपनी प्लेटिंग में एक जो है वो कार्ब देना है। ये रेसिपी आपने वहाँ बनाई थी कंपटीशन में, क्या ये रेसिपी का नाम बताएं? ये एप्पल सॉस है, एप्पल चिकन विद एप्पल सॉस, उसके साथ मैंने एप्रिकॉट की सॉस और ये सारे जो हैं मतलब लाइक नूडल्स वगैरह के साथ स्पैगेटी मैंने इसको डिस्प्ले पे दिए थे। तो ये इसकी साइड लाइन होती है, हमें कार्ब देना होता है। तो राइस दे सकते हैं लेकिन मैंने इसको इस तरह से ये दिया था। आपके बच्चे तो सारे मोटे होंगे वैसे। जी जी जी, सभी मोटे हैं, सबको आपने दिन में 6 दफा खाना खिलाना है। ऐसे ही खाना खिलाना है, हाय क्या खुशनसीब लोग हैं। हमारे यहाँ एक और पार्टी जनरल परसेप्शन भी यही है ना कि हमारे यहाँ खाने की फूड वैल्यूज, फूड न्यूट्रिशन वैल्यूज जो है वो काउंट नहीं होती। जैसा आपने भी क्वेश्चन किया कि पूरी दुनिया के अंदर जब प्लेटिंग होती है ना तो उसके प्रोपोर्शंस होते हैं कि उसके अंदर कार्ब कितना है, न्यूट्रिशन कितना है, उसकी फूड वैल्यू कितनी है। तो जब आप फाइन डाइन के ऊपर जाते हैं प्रोटीन तो हमारी तरह वो नहारी पाए और कुन्ने और वो मुरगन खाने ऑयल नहीं होता इनकी प्लेट में। पूरे दिन का एक पूरा प्लान होता है कि भाई ब्रेकफास्ट में हमारा कितनी वैल्यूज हैं और दूसरी चीजों में हमारी कितनी वैल्यूज हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि हम ट्रेनिंग के हवाले से बात करें कि जब आप जाहिर है हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट नहीं है और वो जब हम दुनिया में कॉम्पीट करने जाएंगे तो किसी को पता होना चाहिए। तो जिन्होंने ट्रेनिंग कराई है मेरा ख्याल है वो भी बताएंगे कि ट्रेनिंग। बीनिश, मेरा आपसे यहाँ पे एक सवाल है कि देखिए अक्सर हमारे यहाँ हम कहते हैं कि हमारे कुजीन जैसे स्पेशली बिरयानी हो गई, पुलाव हो गए, हमारी करीज हो गई, वो हर जगह फेमस है। हमारी बिरयानी तो वर्ल्ड वाइड मैं कहूँगी कि फेमस है। अच्छा, लेकिन जब हमें नाश्ता नहीं किया है मैंने यार, ये सेगमेंट मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। करें आप बात करें। बिरयानी, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, रायते के साथ और सैलेड निहारी। अच्छा, ये हमारी बिरयानी हम कहते हैं कि बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस है, लेकिन जब हम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे हम अपनी देसी कुजीन्स नहीं बना पाते। हम किस तरह के कुजीन्स को सिलेक्ट करते हैं कि हमें देखा जैसे कि आपने ये बनाया, लाइक हम वेस्टर्न साइड की तरफ ही जाते हैं, तो रीज़न इसका और फिर टेस्ट, हम अपना टेस्ट कैसे उन तक पहुँचा सकते हैं? आप पहले जवाब दें उसके बाद।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये कहूँगी कि जो मैंने किया था लास्ट टाइम वो मैंने अपने पाकिस्तानी फ्लेवर दिए थे और उनको पाकिस्तानी फ्लेवर ही इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हम लोगों के जो हमारे पास एक मेन पावर है ना हमारे फ्लेवर्स है। तो मैंने तो थी डिश जो थी लोगों की फॉर्नर डिश थी चिकन रोलाड, लेकिन मैंने उसको पाकिस्तानी स्टाइल से दिया था। अपना गरम मसाला, अच्छा, आपने उसमें पूरे पाकिस्तानी जितने मेरे एक प्लेट में मेरे 11 एलिमेंट्स थे, उन 11 एलिमेंट्स में मैंने टोटल जितनी चीजें थी ना सब पाकिस्तानी फ्लेवर्स, अच्छा, अपने स्पाइस यूज किए थे, सारे के सारे फ्यूजन किया। इसका थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता दूं, अगर हम अपना ओरिजिनल खाना उनको खिलाएंगे ना तो सीधा भागता हुआ जाएगा और अपने मुल्क में जाके उनके यहाँ मुस्लिम शावर नहीं होता, टॉयलेट पेपर होता है इसी वजह से। तो मसला ये है कि देखिए दुनिया भर में आपकी तरह मसाले नहीं खाए जाते, हमारी तरह नहीं खाए जाते कि जब तक उसमें चाट मसाला या जब तक उसमें हरी मिर्चें अदरक ऊपर से नहीं डालेंगे। तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि एक ऐसा फ्यूजन क्रिएट करना कि उनको वो पैलेट आए, वो फ्लेवर आए। अच्छा, वो जरूरी नहीं होता कि हम उनको खाना उतना बनाकर ही दिखाएं, उनको हम क्या करते हैं फिर कि हमारी जो सॉसेस होती हैं, जो हमारी चटनियां जिसे हम कहते हैं, उनकी हम प्लेटिंग कर्व से, क्योंकि जब शेफ हमारी इंटरनेशनल कंपटीशन में खाया नहीं जाता, विजुअलाइजेशन होती है और हल्की हल्की टेस्टिंग होती है, तो जब हम सॉस की प्लेटिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो उसमें हम अपने फ्यूजन्स डालते हैं। वो फ्यूजन एलिमेंट्स को जब वो कैरी करते हैं ना तो वो फिर ये आपसे पूछते हैं कि अच्छा ये चीज हमारे यहाँ तो यूज नहीं होती, कोरिएंडर को आपने इस तरह से क्यों प्रेजेंट किया? तो हम कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो रायता ही बनता ही सारा कोरिएंडर से, उनको फैसिनेट करता है बेसिकली। फिर बस बिरयानी की प्रेजेंटेशन वो पूछते हैं कि भाई आपने चावल को ये बाय कलर्स में क्यों किया हुआ है? तो मैं आपकी रियल टाइम एग्जाम्पल को बता रहा हूँ कि अगर वो बच्चा वहाँ बिरयानी कर रहा है तो वो बिरयानी ऐसे नहीं करेगा कि पहाड़ बना के बना रहा होगा, वो इस तरह की प्रेजेंटेशन बना के उनको खिलाएगा। फ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद मुझे एक तो मालूम पड़ गया है कि आपका स्कूल बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, आप यूथ को एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो रिजल्ट क्या आ रहा है? कितने आपके ऐसे बच्चे हैं जो अपना रेस्टोरेंट्स खोलने जा रहे हैं? क्या फ्यूचर है उनका जो लोग आपके यहाँ पढ़ने आ रहे हैं? देखिए, मैं 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करता हूँ बहुत क्लियरली, क्योंकि मैं इस बिजनेस में हूँ, मुझे आइडिया। मेरे पास 3 किस्म के लोग आते हैं। एक मेरे पास वो आते हैं जिनको पाकिस्तान में नहीं रहना, ज़ाहिर है हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बाहर जाना चाहते हैं और ब्रेन ड्रेन, हाँ ब्रेन ड्रेन भी कहेंगे, और दूसरा ये कि हमारे लिए भी अच्छा है ना, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, पैसे भेजें, डॉलर आए भाई, डॉलर आए। तो एक वो लोग हैं, और दूसरा ये कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं ना कि जो खासतौर पे खवातीन इस फील्ड में बहुत तेजी से आ रही हैं कि हस्बैंड शादी होके जा रही है, इमिग्रेशन करके जा रही है और वहाँ जाके आप घर पे नहीं बैठ सकते, तो आपको बहुत सारे काम करने, तो वो ट्रेनिंग्स है। तो हमारे पास ऐसे कोर्स हैं जो इंटरनेशनली एक्रीडेटेड है इंटरनेशनल बॉडीज के साथ। तो जाहिर है जब आप बाहर जाते हैं तो आप वो सर्टिफिकेशन प्रेजेंट करते हैं तो आपको एक्सेप्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने 2 इयर्स की वहाँ पढ़ाई की तो आप 4 इयर्स कंप्लीट करते हैं। एकेडमिक प्रोसेशन जिसे हम क्रेडिट ट्रांसफर हो जाता है, क्रेडिट ट्रांसफर हो जाता है, एकेडमिक प्रोसेशन आपका बढ़ जाता है। दूसरा ये कि अगर आपको एकेडमिक प्रोसेशन अपना नहीं बढ़ाना तो आप डायरेक्ट वहाँ पे अपना काम शुरू करें किसी होटल में, अपना एंटरप्रेन्योरशिप केक्स वगैरह। दूसरी हमारे पास ऑडियंस, जब सोशल मीडिया जितना तेजी से बढ़ा है, आप लोगों को पता है सोशल मीडिया इज अ ग्रेट पावर नाउ, सो एवरी इंडिविजुअल कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेसेस नाउ। चैनल ऑनलाइन बिजनेस बहुत आ रहे हैं इस तरफ ना, बेकिंग है स्पेशली, बेकिंग में स्पेशली, एग्जैक्टली फ्रेश एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हैं। तो अब बेकिंग के अंदर होता क्या है, जब मैं बच्चे पहले दिन मेरे पास आते हैं ना, मैं कहता हूँ कि भाई आप अपनी जात में खूब ब्रांड है, आप पहले दिन से अपनी जर्नी कवर करें, अपना काम लगाएं। जब कस्टमर्स आपसे खरीदने आएंगे तो उन्हें पता होगा कि इस बच्चे ने यहाँ से सीखा है और उसको ये आता है। भाई एक टेक्सटाइल की बड़ी सी फैक्ट्री होती है ना, उसके बाद एक फिक्स्ड प्राइस शॉप होती है कि अगर आपने थोड़े से सस्ते कपड़े लेने हैं ना मार्केट से तो यहाँ आ जाओ, या ट्रायल आपको नहीं चाहिए कि आपके स्कूल के अंदर एक रेस्टोरेंट भी होना चाहिए कि अगर आपने खाना टेस्ट करना है हमारे बच्चों का, हमारे शागिर्दों का, हमारे ट्रेनर्स का, तो आइए नीचे सस्ते में आके खा के जाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए? ऐसा बिल्कुल होना चाहिए, और हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट अभी तक आया नहीं है पाकिस्तान में, हम इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। मगर द ओनली राइट नाउ द चैलेंज इज हमारे पाकिस्तानियों का भी एक माइंडसेट है, हम पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से ही खाते हैं, अच्छा ही खाते हैं, अच्छी जगह से वो मतलब ये स्टूडेंट ने बनाया है, पता नहीं कैसा होगा, तो हम परसेप्शन चेंज करेंगे, देखेंगे यहाँ तक आ गए, आएंगे तो खा के चले जाएंगे, आगे वाला प्रोसेस नहीं आगे वाला। तो देखिए एक तीसरी टारगेट ऑडियंस में आपको बताना चाहता हूँ, वो है वो हार्डकोर स्टूडेंट्स है जो पाकिस्तानी मार्केट में सर्व करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी हमारी जो मार्केट है वो यूएई की मार्केट है, दुबई की मार्केट है। या तो लोग यहाँ काम करते हैं और या तो फिर यूएई या मिडिल ईस्ट या गल्फ रीजन में काम करते हैं। वहाँ आपने देखा होगा कि जब हम शुरू में ही बात कर रहे थे, 1 घंटे की फ्लाइट है, उसके बाद दुनिया बदल जाती है। वहाँ डिफरेंट लेवल की अपॉर्चुनिटीज है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जहाँ पे जाके वो काम कर रहे होते हैं। और बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त वहाँ पे इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं।
और वहाँ पर काम करने का एक लेवल ही अलग है। और ये बात मैं खुद अश्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि मास्टर क्लास में जिस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है वो इंटरनेशनली जो है वो एक्सेप्टेंस उसकी बहुत ज़्यादा है और उसी लेवल पे ये लोग काम करवा रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ बताना चाहूँगा कि ये खूबसूरत गुफ्तगू सुनने के बाद हमारे प्रोड्यूसर शाहब ने फैसला किया है कि वो मीडिया से काम छोड़कर बहुत जल्द मास्टर क्लास ज्वाइन करेगा और एक शेफ बनेगा और अपना रेस्टोरेंट खोलेगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और दुनिया बोल है में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान के नए नए टैलेंट से, चाहे वो कुलिनरी इंडस्ट्री हो, चाहे वो बॉक्सर्स हों, चाहे वो ननचक के रिकॉर्ड तोड़ने वाले हों या फिर मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हों। हम आपकी मुलाकात कराते हैं तमाम टैलेंट से। और आज मैं आपका जो तारुफ करवाना, बल्कि तारुफ के किसी की मोहताज ही नहीं, उनका तारुफ करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर उनके बारे में ये कहूँ कि कोई मुकाबिल नहीं दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक, तो उनका नाम है सिर्फ सलमान नौमान। ये बात उन पे बिल्कुल फिट आती है क्योंकि जिनकी वीडियोस ने इन दिनों सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है और अब वो यूट्यूब पर पहले भी आपसे मिले थे लेकिन 5 मिलियन व्यूअर्स से मिले थे, अब 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं उनके। और ये पहले पाकिस्तानी हैं जिनके यूट्यूब पे 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और इसके अलावा बहुत तेज़ी से जो है ये टारगेट को हिट कर रहे हैं, अपने पहले 5 मिलियन फिर 6 मिलियन और इस तरह से आगे पता नहीं, मुझे लग रहा है ये आगे कहाँ कहाँ हम इनसे मुलाकात करेंगे। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं दी वेरी फेमस ऑन यूट्यूब सलमान नौमान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप बताएं सलमान। आपकी दुआएं बस। पहले भी आपसे मुलाकात हुई थी और अब 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ मुलाकात हुई है आपकी। 29 डेज पहले मिले थे। बिल्कुल, क्या बात है आपकी, करेक्ट। अच्छा, कुछ वीडियोस भी आपकी हमारे पास है, मैं चाहूंगी कि वो भी दिखा देते हैं इनकी वीडियोस और फिर देखते हैं, आपसे बात भी करते हैं कैसी क्या वीडियोस हैं जो इतनी वायरल हो रही हैं भाई। बस छोटा मोटा एंटरटेनमेंट करते हैं, बस लोगों को एंटरटेन करना। ये मेरा गाना चल रहा है इस वक्त वीडियो पे, गाने का नाम है बाप नबर। माशाल्लाह कल तो ऐसा कमाल हुआ कि पूरे इंडिया में नंबर 1 ट्रेंडिंग पे वीडियो चल रही थी। पूरे इंडिया में इस म्यूजिक वीडियो की नहीं, मेरी एक कॉमेडी वीडियो है, गोला गंडा बना रहा हूँ मैं। वो वीडियो है हमारे पास, अगर है तो मैं चाहूंगी कि हम व्यूअर्स को दिखाएं। गोला गंडा बना रहे हैं सलमान और क्या करें गोला गंडा बना रहे हैं और मुझसे बोला जाता है कि लाल कलर का बना दो। मैंने बोला लाल तो खत्म हो गया, तो बोलते हैं कि लाल खत्म हो गया तो हम जा रहे हैं। बोला लाल ही दूंगा, मैं पान खा रहा होता हूँ तो मैं यूँ देखता हूँ, सोचता हूँ क्या करूँ, मैं यूँ करता हूँ और एकदम से फिर उनको दे देता, फिर वो मजे से खाते हैं, बोलते हैं ये तो पान फ्लेवर है। तो वो वीडियो इतनी वायरल हुई, 15 मिलियन उसके व्यूज आए माशाल्लाह 2 दिन में और वो ट्रेंडिंग नंबर 1 इंडिया में थी, नंबर 1 फॉर 8 आवर्स, अभी भी नंबर 3 पर है। अच्छा, जबरदस्त भाई। ये तो बस गोला गंडे वाले कोई ना देखें ये वीडियो और अब तो मैं लाल वाला गोला गंडा बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, वो जब भी खाऊंगी मुझे ये याद आएगा। बिल्कुल याद रहना चाहिए। अच्छा सलमान, मुझे ये बताएं कि ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, ये आर्ट है कि डेली बेसिस पे आप कुछ नए टॉपिक सोचें इस तरह से लोगों को हंसाने के लिए। कि देखिए सीरियस टॉपिक से डिस्कशन करना, बात करना बहुत आसान है, लेकिन इस तरह के इश्यूज पे लाइक लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है। तो कैसे सोचते हैं, किस तरह से ये चीज़ें ज़हन में आती हैं? ये बात तो मैंने खुद नोट की है कि मतलब हंसाना बहुत बड़ी आर्ट है। बिल्कुल। तो मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं उनको पता होता है कि क्या बोलना है। एग्जैक्टली, सटायर एक कंटेंट बनाना इट्स रियली डिफिकल्ट और लोगों को फिर समझ में आए, किसी की दिल आज़ारी भी ना हो। बिल्कुल, कोशिश ये रहती है मतलब 10 चीज़ें आती हैं, 10 में से एक चीज़ पिक की जाती है और उसको बनाया जाता है। तो मोस्टली मैं खड़ा हुआ होता हूँ रोड पर और सोच रहा होता हूँ कि क्या चल रहा है। मुझे कोई भी ठेला, कोई दुकान, कुछ भी नज़र आया उसके ऊपर मैं सोचता हूँ क्या चीज़ हो सकती है रिलेटेबल, ऐसी चीज़ जो रिलेटेबल हो कि लोग रिलेट कर सके कि यार ये हमारे साथ हो सकता है या हो चुका है। तो वो लोग और ज़्यादा पसंद करते हैं, फिर उस पर कमेंट करते हैं लोग कि हमारे साथ पहले से सोच के रिसर्च करके काम करके होमवर्क करके नहीं जाते कि नहीं जी हमने इस तरह की स्टोरी लाइन बनाई है, स्टोरी बोर्ड है, ये जाके इस तरह से करना है, बस खड़े हो और खड़े हो के सोचो क्या करना है। जैसे अभी अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे सोचना है यार क्या करना है और यहाँ पर फिर बैठ के निकाली 5-10 मिनट में और बना ली वीडियो ऑन द स्पॉट। ये भी एक टैलेंट है भाई। तो टीम है आपके साथ या अकेले करते हो? मोस्टली मेरे साथ मेरा भाई होता है, एक कज़न होता है, बस फैमिली टीम है। अच्छा मुझे बताएं सलमान, आप में इतना जबरदस्त टैलेंट है, अगर हम सेट पे यहाँ बैठे हुए हैं तो आप मुझे बताएं यहाँ पे कौन सी वीडियो बना सकते हैं आप? हम भी वायरल होंगे भाई। यहाँ अगर मैं जैसे
कॉमेडी वीडियो दिखाऊं कि मैं आपके साथ डेट पे आया हूँ। एग्जाम्पल मैं आपके साथ डेट पर आया हूँ, हम लोग आके काउच पे एनवायरनमेंट से आपको लग रहा है, और जैसे मैं वॉलेट भूल आया हूँ, अब मेरी होनी भी नहीं चाहिए कि आपको पता चले मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैं बात ऐसी कर रहा हूँ कि आप पैसे निकाल लें कुछ करके। अच्छा, अब लड़कियां पैसे इतनी आराम पैसे से निकालेंगे, क्यों निकालें भाई, तो निकालेंगे नहीं। अब बात चल रही है, एंड में ये होता है कि हमने कॉफी मंगा ली, कॉफी आ गई है, कॉफी भी आ गई, कॉफी पी रहे हैं, और मैं अब सोच रहा हूँ जिसके अंदर मेरे बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रहा है कि पैसे तो मैं घर भूल के आ गई हूँ, अब क्या होगा। अच्छा, ठीक है, साथ में तब मुझे सैंडविच भी खाने, मुझे भूख लग रही है, सैंडविच भी मंगवा लेते। अब आपने सैंडविच खाना तो ये मेरी दिल के धड़कने तेज हो गई। एक्सक्यूज मी, इनके लिए सैंडविच भी ले आना। क्या हुआ, हकलाना क्यों शुरू करिए? तो डायलॉग खुद ब खुद नेचुरली इस तरह से बनते हुए आ जाते हैं। पैसे ही नहीं है ना जेब में। तो फिर वो ले आए, अब वो पीछे से जो वेटर आया, वेटर को आंखों बोलने पैसा नहीं ला, मना कर दे प्लीज़, उसको कर रहे हैं। अब उसने मना भी करने की कोशिश की, तो आपको कुछ नज़र आ गया, आपने मंगा लिया, अब चीज़ आ गई है, अब मुझे देना है, अब भरम भी रखना है और कुछ करना भी है। तो इन केस एंड में हम जा सकते हैं कि एकदम से इमरजेंसी कॉल आ गई, भाग गए, लड़की अकेले रह गई, सही है, या लड़की के सामने बिल्कुल हाँ मैं पे कर दूंगा, आप जाइए, और भाई किचन कहाँ है, बर्तन धो रहे हैं। तो ऐसी कॉमेडी रिलेटेड वीडियोस होती है जो मतलब रियल में भी ऐसा हो सकता है। आई मस्ट से आप देखें, बैठे बैठे ही सलमान ने किस तरह से प्रॉपर एक वीडियो बना ली है, और प्रॉपर पूरा आपने एक स्टोरी लाइन बना ली कि इस तरह से हो सकता है। अब दो ऑप्शन है, जो ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगेगा वो सब डिस्कस करके टीम बना लेगी। ज़बरदस्त भाई, ये टैलेंट सब में नहीं होता, और ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए आपकी वीडियो इतनी वायरल होती है। और क्या आप ऑन स्पॉट वर्किंग करते हैं उसमें? बिल्कुल, मज़ा ही उसमें आता है। मतलब आप मेरी चलने की सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं कॉपी नहीं करता। मोस्टली लोग जो इंडिया की वीडियोस को कॉपी करके पाकिस्तान में बनाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियोस इंडिया में कॉपी होती है। बहुत सारे इंडियन क्रिएटर्स हैं जो मैं वीडियो बनाता हूँ, अगले दिन देखता हूँ वो लोग वही चीज़ बना रहे होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि वो भी 4 मिलियन और 5 मिलियन लेके बैठे हैं अपने सब्सक्राइबर्स, लेकिन वो मुझे कॉपी करते हैं। मुझे एहसास फील होता है कि यार मैं पाकिस्तानी हूँ। हम लगता हुआ आया कि पहले इंडिया कॉपी करता था 90s में 80s में, फिर एक हम पे ठप्पा लगा कि पाकिस्तान कॉपी करता है इंडिया को, लेकिन अब ये है कि आपकी वीडियोस इंडिया कॉपी करता है। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, अब ये देखिए, अब यही बहुत बड़ी बात है कि पहले हम यही सबके ऊपर स्टैंप लगा होता था कि हम पाकिस्तानी इंडिया का कंटेंट कॉपी करते हैं, लेकिन अब इंडिया भी हमारा कंटेंट कॉपी करता है, चाहे वो कंटेंट हो चाहे फिर वो हमारा गाना ही क्यों ना हो, हम सब कॉपी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान, थैंक यू सो मच। और आप और ऐसे सब्सक्राइबर्स आपके बढ़ते रहें, और फिर आप हमारे शो में आते रहे और हमें इस तरह के हंसी मजाक वाले अच्छे अच्छे कंटेंट्स देते रहें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ महंगाई की। अगर हम महंगाई की बात करें, कि हम कंटेंट की बात कर चुके हैं, वीडियोस की बात कर चुके हैं, थोड़ी पढ़ाई लिखाई के बारे में भी हम बात कर लें। इतनी महंगाई हो गई है, महंगाई के चक्कर में आवाम पिस रही है, और अब वालिदैन के लिए सख्त मुश्किलात का सामना इस तरह से है कि इस साल बच्चों की कोर्स की किताबें ख़रीदना बहुत मुश्किल हो गया है। ये बात मुझे भी पता है, मैं भी गई हूँ कोर्स लेने के, तो किताबें अभी तक मार्केट में आई नहीं है। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि कागज़ की कीमतों में इजाफा हो गया है, और किताबों की छपाई का काम जो है वो इससे इफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से जो कोर्स है, जो सिलेबस है, वो प्रिंट ही नहीं हो रहा है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान फवाज नवाज। उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि भाई किताबों के बगैर तो कौमें अधूरी हैं। हम सब पढ़ाई को हमेशा कहते हैं कि फोकस करना चाहिए, यही हमारे जो आगे आने वाली नस्ल हैं अगर पढ़ेंगी लिखेंगी तो हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगी, आगे मुल्क चलाएंगी। लेकिन यहाँ तो कागज़ की ही ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो गई है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे फवाज? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस वक्त पब्लिशर्स और प्रिंटर्स और कॉपी मैन्युफैक्चरर्स ये सब लोग अपनी आवाज़ रेज़ कर रहे हैं, और प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो पेपर की अवेलेबिलिटी है ये भी नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो ये ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे अवेलेबल है। आज से जस्ट 6 महीने पहले अगर हम पीछे चले जाते हैं तो जिस प्राइस में पेपर मिलता था दैट वाज अराउंड 120 रुपीज़ पर केजी। अब वो पेपर आज 250 रुपये में है, और वो भी वो आपको ना जैसे एक मोनोपलाइज करके पेपर देते हैं, और पेपर को डेलिबरेटली शॉर्ट किया हुआ है। जबकि हमारी पाकिस्तान की जितनी भी इंडस्ट्री है ये पाकिस्तान की ज़रूरत का 132% पेपर मैन्युफैक्चर कर सकती है, लेकिन ये डेलिबरेटली अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 60-65% से ऊपर नहीं लेके जाते, और ये होल्डिंग्स करते हैं। ना सिर्फ होल्डिंग्स करते हैं बल्कि ये इतने इन्फ्लुएंशियल हैं, ये जो पेपर मिल्स कार्टेल है,
कि इन्होंने इम्पोर्टेड पेपर जो है उसके ऊपर बेशुमार ड्यूटीज़ लगवा दी हैं, और इतनी ड्यूटीज़ लगवा दी हैं कि अब जब वो इम्पोर्ट करते हैं जो कागज़ आज से 6-8 महीने पहले 220 रुपये केजी हमें मिलता था, वो आज 400 रुपीज़ केजी कॉस्ट कर रहा है। आई एम सॉरी, तो 400 रुपीज़ केजी कॉस्ट कर रहा है। तो जो पेपर मिल, लोकल पेपर मिल इंडस्ट्री है, उनको यहाँ पर एक कुशन मिल गया और वो अपनी प्राइसेस को उठाकर 350, 350, पौने 400 पे ले गए हैं, ताकि इनको मनमानी है। देखें इसका बड़ा आराम से इसका रिजॉल्व मौजूद है। देखें कोई वजह है तो हम लोग पब्लिशर्स और कॉपी मैन्युफैक्चरर्स और प्रिंटर्स जो हैं ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपनी आवाज़ रेज कर रहे हैं। इसका बड़ा आराम से रिजॉल्व हो सकता है। मैंने पहले भी बहुत सारे दोस्तों को ये बात कही कि जस्ट 4 पॉइंट्स है, अगर हम इन 4 पॉइंट्स को हम एड्रेस कर लें तो ये इसका रिजॉल्व है। जैसे कि हमें जो पब्लिशर्स हैं और कॉपी मैन्युफैक्चरर जो कि स्कूल बुक्स बनाते हैं, इनको एक स्पेसिफिक ग्रामेज का पेपर, इंपोर्टेड पेपर हमें अलाउ कर दे गवर्नमेंट कि हम वो ड्यूटी फ्री पे इंपोर्ट कर सकें। आप ये देखें इस वक्त पाकिस्तान में इंपोर्टेड पेपर के ऊपर 70% ड्यूटीज़ है, जो कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इंडिया में इस वक्त पेपर पे जो ड्यूटी है दैट इज़ जस्ट 10%। अच्छा, इसी वजह से वो लोग जो हैं उनकी $450 मिलियन की सिर्फ उनकी पब्लिशिंग ट्रेड की एक्सपोर्ट भी है, जबकि हमारी एक्सपोर्ट नहीं है, इंपोर्ट है सारी की सारी, क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल जो मिल रहा है वो इतना एक्सपेंसिव है कि हम कंपेटिटिव ही नहीं रहते इंटरनेशनल मार्केट से। फवाद साहब आपकी बात बिल्कुल सही है। चलिए आप अपने पॉइंट्स बताइए, फिर मैं आप सवाल करती हूँ। जी बताइए दूसरा पॉइंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारे टेक्स्ट बुक बोर्ड्स हैं, जैसे KPK में, पंजाब में, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये बहुत अच्छे लोग हैं। हम अपने टेक्स्ट बुक बोर्ड्स को गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट इनको पेपर ड्यूटी फ्री पेपर इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दे, क्योंकि वो जो बुक्स मार्केट में जो पेपर वो कंज्यूम करते हैं, वो पेपर वो फ़रोख्त नहीं होता, वो बुक की फॉर्म में फ्री डिस्ट्रीब्यूट होती हैं किताबें मार्केट में, जिससे मार्केट की पल्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो इंपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन ये जो कार्टलाइजेशन हो रही है इसको क्रश कर देगा वो चीज़, क्योंकि बोर्ड के पास जब भी बोर्ड ने पेपर ख़रीदने होते हैं, ये जो बोर्ड्स होते हैं, तो इनके ऊपर एक आर्टिफिशियल प्रेशर रेज किया जाता है डिफरेंट मीडिया से, स्पेशली सोशल मीडिया से, कि इस साल किताबें लेट हो जाएंगी, और फिर उनको रेट्स जो है वो ज्यादा बताए जाते हैं। किताबें तो अभी भी अवेलेबल नहीं है ना फवाद साहब, अभी भी आपका नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। पंजाब में तो पब्लिशिंग ही रोक दी किताबों की, और यहाँ सिंध में भी जो है किताबें अवेलेबल है ही नहीं, और रेट्स इतने महंगे हो जाएंगे फिर। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इनके पास बोर्ड्स के पास चॉइस कोई नहीं है। अभी जब किताबें जो हैं वो अभी इस वक्त एक्चुअली इट इज़ टू अर्ली टू से दिस कि किताबें अवेलेबल नहीं होंगी, क्योंकि जो सेशन स्टार्ट हो रहा है इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट ऑन 1 अगस्त, और मेरे ख्याल में 1 अगस्त से मैं आपको कम से कम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के हवाले से तो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर काफ़ी आता हूँ, वहाँ पे जाता हूँ, तो वहाँ पर तो मेरे ख्याल में 1 अगस्त से किताबें मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो जो शॉर्टेज वाला मसला है वो नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ की गवर्नमेंट भी बड़ी कंसर्न है। कीमतों में भी इजाफा होगा डेफिनेटली, इतनी महंगी बुक्स होंगी कि अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा, वैसे ही बुक्स ऑलरेडी इतनी महंगी थी, अब मजीद हो जाएंगी। देखिए जो पंजाब टेक्स्ट बोर्ड किताबें बनाता है वो नॉर्मली तकरीबन 75% फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की होती हैं। वो डिफरेंट NGO से, गवर्नमेंट हमारी पंजाब गवर्नमेंट स्पेशली मैं करता हूँ, ये बड़ी कंसर्न है एजुकेशन से, रिलेटेड टू एजुकेशन, और ये बहुत अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं। अच्छा, और तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि इस कार्टलाइजेशन को क्रश करने के लिए जस्ट अगर हमारा जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो इनकी मोनोपोलाइजेशन को सिर्फ चेक करना शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल में 100 रुपीज़ केजी प्राइस नीचे आ जाएगी। लास्ट आप ये देखें कि आप ये देखें कि ये जिस प्राइस पर मिल्स जो हैं वो जनरल सेल्स टैक्स पे करती हैं गवर्नमेंट को, मतलब जिस प्राइस पे इनवॉइस करती हैं उस प्राइस का और जो मार्केट में जो पेपर अवेलेबल है उस प्राइस में 125 से 150 रुपए का फ़र्क है। ये जो फ़र्क है ये है बेसिकली कार्टलाइजेशन जिसके मैं एड्रेस कर रहा था। जी आप बताएं। नहीं, आपसे मैं यही बात कर रही थी कि देखिए पंजाब का तो आपने कहा कि ठीक है वो NGOs हैं, वो आधी किताबें 75% फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन हमारा सिंध का क्या, यहाँ भी तो 1 अगस्त सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, और अक्सर हम देखते हैं कि ऐसा होता है कि सेशन आधा हो जाता है तब भी काफ़ी सारी बुक्स ऐसी हैं जो पब्लिश ही नहीं होती हैं, आई भी नहीं होती मार्केट में, या शॉर्ट हो जाती हैं, और अभी तो वैसे ही हर चीज़ इतनी महंगी होती चली जा रही है, तो यहाँ बुक्स का कैसे आप कर सकते हैं, परचेजिंग कर सकते हैं, सस्ती बुक्स खरीद सकते हैं, कि पढ़ाई भी एक मुश्किल बन गई है बच्चों के लिए।
जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरे ख्याल में इसमें बोर्ड्स का कोई कसूर नहीं है, कोई सिंध हो या पंजाब हो, ये इतने अरसे से ही काम करें। द मेजर प्रॉब्लम लाइज विद द कार्टलाइजेशन ऑफ द पेपर मिल्स। सिर्फ इस देखें, अभी मैं आपको फिर अभी शुरू में कह रहा था कि हम पब्लिशर्स, प्रिंटर्स प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, हम लोग डिफरेंट मीडिया चैनल्स पे जा रहे हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ये पेपर मिल्स के जो कार्टल्स हैं, कि दे आर अबव द लॉ। अभी तक इनकी किसी ने इनसे पूछा नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। जस्ट एक एक्शन होना शुरू हो जाएगा, बिलीव मी, पेपर प्राइसेस भी नीचे आ जाएंगी, पेपर बुक्स की अवेलेबिलिटी भी ठीक हो जाएगी। अगर आज जो रेट्स चल रहे हैं, बिलीव मी, अगर आज जो रेट्स चल रहे हैं, इन पे अगले सेशन में हमें किताबें पब्लिश करनी पड़ेंगी, तो जिस किताब की कीमत 300 रुपीज़ थी वो 650 रुपीज़ पे चली जाएगी। डबल से भी ज़्यादा हो गई ना? मैं बिल्कुल जी बिल्कुल हो जाएंगी। सिर्फ अगर आज हम इसको चेक कर लेंगे, इस कार्टल को देख लेंगे, तो बिलीव मी हमारी प्राइसेस जो हैं ये रेगुलराइज प्राइसेस पे आ जाएंगी। और आप ये देख लें कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, कैसे एक आम आदमी जिसके 3-4 बच्चे हैं वो अपने 2 बच्चों को पढ़ाएगा और 3 बच्चों को मुलाजमत करवाएगा कहीं ना कहीं। ये हमारी कौम का सरमाया है जो हमारे बच्चे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। फवाज नियाज साहब प्रेसिडेंट हैं टेक्स्ट बुक पब्लिशर के। और खुदारा बराए मेहरबानी आप लोगों से, गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं अपील कर रही हूँ कि बच्चों के हाथों से किताबें ना छीनें। हम चाइल्ड लेबर की बात कर रहे हैं, लेकिन इतनी महंगाई करके किताबें उनके हाथ से छीन के हुकूमत खुद चाइल्ड लेबर में इजाफा कर रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आपके पास बुक्स खरीदने के पैसे नहीं होंगे, आपके पास खाने को पैसे नहीं होंगे, तो आप यही कहेंगे जी किताबें खरीदने के पैसे नहीं है, छोड़ो पढ़ाई चढ़ाई, जाके कुछ कमाओ, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो खाने को मिलेगी। खैर, ये सब बातें अल्लाह हम पे रहम करे, हमारी कौम पे रहम करे, ऐसे हुक्मरान आए जो हमारे बारे में सोचें, हमारी आने वाली नस्लों के बारे में सोचें। खैर, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सब बातें करके हम जब महंगाई का सुनते हैं, हम पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, हम महंगी किताबों के बारे में सोचते हैं, हमारा डिप्रेशन और एंजाइटी लेवल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मैंने शो के स्टार्ट में ही आपसे कहा था कि जब आपको एंजाइटी लेवल और डिप्रेशन लेवल बढ़ जाता है, तो एक चीज़ है जो आपको काम और पीस रखने के लिए काम आती है, और वो है योगा। और आज वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है 21 जून को, जिसके बहुत से कई फ़ायदे हैं, हम आपको बता चुके हैं। ज़रूरी नहीं कि योगा करने के लिए आपको सिर्फ सुबह सवेरे उठना पड़े, एक मैट लगाना पड़े और फिर आप वहाँ पे प्रॉपर पॉस्चर्स करें। जी नहीं, योगा यहाँ सोफे पे बैठ के भी हो सकता है। ऐसी कुछ मुद्राएं होती हैं, इसकी कुछ पोजीशंस होती हैं, कुछ पॉस्चर्स होते हैं। बाकी मज़ीद हम जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं योगी नईम, योगा के एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करेंगे और योगा के बारे में मज़ीद जानेंगे। जी योगी नईम साहब, बताइएगा कि ज़रूरी है कि क्या हम प्रॉपर मैट लगा के योगा का आधा 1 घंटा निकाल के अपनी बिजी लाइफ में से फिर योगा करें, या हम एक चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं? बिल्कुल बहन, पहले तो आप मुझे मौका दिया, आपने चैनल हमारा बैठना चेयर योगा के लिए मैट इसलिए लगाया कि लोगों को योग जो है वो मैट पे होता है, तो आप चेयर पे कर सकते हैं, बेड पे कर सकते हैं, किसी भी चीज पे आप 24 घंटे किसी भी वक्त कर सकते हैं। 24 घंटे कर सकते हैं। नईम साहब, ये बताएं, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इस सब के लिए आप एक सोफे पे बैठ के कौन सी मुद्रा ऐसी की जाती है जिससे आपका टेंशन या स्ट्रेस रिलीज हो? मुझे मैं चाहूंगी आप बताएं करके। तो गुजरा हुआ साल होता है, ये लगे लोग सोचते हैं, और जो लोग आने वाले कल की सोचते हैं वो एंजाइटी का शिकार होते हैं। में हलचल होती है, बैठ नहीं सकते, मूवमेंट रहती है, उनकी मसल्स जो है वो ऑटोमेटिक मूव करते रहते हैं बगैर किसी ऑर्डर के। आप जब आपकी बॉडी बिल्कुल स्टिल हो जाए और आप बिल्कुल आंखों की झपकना छोड़ दें, इसका मतलब है कि आप डिप्रेशन में और आप पिछले कल का सोच रहे हैं, गुजरे हुए कल का। और जब आपकी बॉडी में मूवमेंट तेज हो जाए और आप चेयर पे बैठे हिलते रहे, आप अनकॉन्शियसली मूवमेंट करते हैं, तो ये एंजाइटी है। इसका बेहतरीन सोल्यूशन जो है वो ब्रीदिंग में भी है। मैं आपको 2 बताऊंगा जो है एंजाइटी के लिए। एक तो है अनुलोम विलोम, ये आपके ब्रेन को सीखो, राइट ब्रेन में लेफ्ट साइड कंट्रोल की है और लेफ्ट ब्रेन में राइट साइड कंट्रोल की है। ये क्रॉस में सिस्टम है। जब आपका ब्रेन जो है आपका बैलेंस होता है, तो उससे फिर आपकी जो एंजाइटी और डिप्रेशन आप रिलैक्स कर पाते हैं अपने ब्रेन से। तो उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं है, अपने राइट क्रॉस को बंद करें, उसके साथ लेफ्ट साइड से इनहेल करें, यहाँ से, और राइट साइड एक्सहेल, सही, और फिर राइट साइड इनहेल और लेफ्ट साइड एक्सहेल। ये कितनी बार करना चाहिए?
कम से कम आप 5 मिनट करें डेली। आपने लेफ्ट साइड से सांस लिया, राइट से निकाल दिया, जब राइट से निकाला है वैसे से लेके आपने राइट से लेफ्ट से निकालना है, ऑल्टरनेट डेली एक्सरसाइज। ये आपकी जो है कुव्वत जो आपका फैसले कुव्वत है, कुव्वत के मदाफत को बढ़ाती है, आपके रेजिस्टेंस पावर आ जाती है, चीजों को बढ़ाती है, इम्यूनिटी सिस्टम को भी आपकी बढ़ाती है। ये आपकी स्लीपिंग डिसऑर्डर के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर है तो आप बेड पे लेटे हुए इसको कर लें तो इससे आपको नींद आना शुरू हो जाती है। और जब डिप्रेशन और एंजाइटी की अगर बात करें तो आंखों का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। जब तक इंसान अपनी आंखों को इस्तेमाल नहीं करेगा उसका ब्रेन लम्हा मौजूद में नहीं ठहर सकता। इंसान जहाँ देखता है उसकी आंख जहाँ देखती है दिमाग वहाँ ठहर जाता है। हम देखते नहीं है, देखते हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को नहीं देखते, हम जहाँ बैठे होते हैं वहाँ मौजूद नहीं होते, मेंटली हम कहीं और होते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम आंखों का इस्तेमाल नहीं करते। जो अलग अलग स्कैनर भी आए हैं इंसानी जिस्म के ऊपर, स्कैनर है, आंखें आपकी स्कैनर है। आप जो स्कैन करते हैं आपका ब्रेन वहाँ पहुंच जाता है। जब हम अनकॉन्शियसली सोचते हैं, मुख्तलिफ जगहों का सोचते हैं, तो हमारे ब्रेन में वो थॉट्स बन जाती हैं। तो योग में जो मुराकबा किया जाता है वो थॉटलेस होने का नाम है मुराकबा। इंसान के थॉटलेस पोजीशन वो है कि जब आप लम्हा मौजूद के साथ जो करते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में आप आ जाते हैं, वो थॉट नहीं हो सकती। तो मैं आपको अगर देख रहा हूँ, रूम को देख रहा हूँ, तो मैं इसमें थॉटलेस हूँ। थॉट को बाद में सोचा जाए, उसको बाद में प्लान किया जाएगा। किसी जगह पे आप पहले गए हैं कभी और उस जगह को आप वो विजुलाइज करते हैं, तो ये थॉटलेस सही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया योगी नईम साहब हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल सही बात की आपने। जो हम देखते हैं उससे भी हमारा काफ़ी हद तक स्ट्रेस लेवल रिलीज होता है। इसलिए आप हरी भरी घास अपने आसपास देखते हैं या ग्रीनरी देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, या लाइट ब्लू कलर पानी देखते हैं, आसमान देखते हैं, स्काई देखते हैं, तो ये नेचुरली हमें एक ठंडक का एहसास देती है, हमारा स्ट्रेस लेवल रिलीज करती है। हमारे जाने का वक्त हो गया है, दिल तो नहीं चाह रहा, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जहाँ तो है शो का वक्त खत्म हो चुका है। कल सुबह मुलाकात होगी आपसे 9 बजे। देखना मत भूलिएगा दुनिया बोल है। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।